एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। साथियों, मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए हम लोग टॉपिक वाइज सारा टॉपिक खत्म कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। तो अभी हमारा साइंस चल रहा है। साइंस में जो हमारा टॉपिक है मेरे साथियों, वह टॉपिक है भौतिकी का, फिजिक्स का, प्रकाश का प्रवर्तन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हो रहे हैं वह हम आप सभी को वन लाइनर के मदद से बता रहे हैं। जब आपका वन लाइनर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा। तब आपसे ज्यादा प्रश्न बनेंगे, क्योंकि आपको पहले ऑलरेडी सारा कॉन्सेप्ट पता होगा वन लाइनर के मदद से, और सारी चीजें आप जान गए होंगे। तो वन लाइनर के मदद से एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे। 100% आप लिख लीजिए, क्योंकि पूरा डिटेल में हम सारा चीज करवा देंगे यहाँ पे। तो आज इसका प्रकाश का प्रवर्तन का तीसरा क्लास है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे साथियों, पहला सवाल कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी कैसी होती है। तो देखिए, कभी भी समतल दूरी में है तो समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होती है। ये आप लिख लीजिए। समतल दर्पण की बात कर रहा है तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वह बराबर होती है। ओके। अगला सवाल है, वस्तु जितनी आगे होती है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उतना ही पीछे। अगर वस्तु आप जितना आगे रखिएगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। मतलब आपको दूर दिखाई देगा कि हमारा जो प्रतिबिंब है वह हमारा दूर में बन रहा है। ओके। अच्छा, पसर्व परिवर्तन क्या होता है। तो वस्तु की दाहिना भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है। देखिए, पसर्व परिवर्तन क्या होता है कि जब आप समतल दर्पण के सामने खड़ा होइएगा तो उसमें जो परिवर्तन होता है वह पसर्व परिवर्तन होता है। पसर्व परिवर्तन क्या होगा कि जब आप लेफ्ट हैंड यानी कि बायां हाथ उठाइएगा तो आपको लगेगा कि आप राइट हैंड उठाए हुए हैं। अगर आप राइट हैंड उठा रहे हैं तो आपको लगेगा आप लेफ्ट हैंड उठाए हैं। इसे पसर्व परिवर्तन बोलते हैं। लेफ्ट हैंड उठाइएगा तो आपको राइट हैंड दिखेगा। अगर आप राइट हैंड उठाइएगा तो आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा। तो पश्चार्य परिवर्तन यही है जो आपको मैंने बता दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला सवाल है कि पश्चार्य परिवर्तन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो लेटरल इन्वर्सन। क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्सन ही हम इसको कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए, पश्चार्य परिवर्तन के बारे में बोल रहा है कि अगर हम दाहिना हाथ उठाएं तो प्रतिबिंब में कौन सा हाथ उठाएगा। तो मैं आपको बोला ना कि उल्टा उठाएगा। तो जब आप दाहिना हाथ उठाएगा तो वह बायां हाथ उठाएगा। अगर आप एक लपड़ किसी को बाएं हाथ से मारिएगा तो आपको लगेगा कि आप दाएं हाथ से मारिए प्रतिबिंब में, लेकिन एक्चुअली में आप हकीकत में दाएं हाथ से मारिएगा। प्रतीत होगा कि आप बाएं हाथ से मारे। अगला कि समतल दर्पण में वस्तु को बायां भाग कौन कैसा दिखता है। तो वही है, बायां भाग दाहिना दिखेगा समतल दर्पण में। पश्चार्य परिवर्तन किस दर्पण में होता है? समतल दर्पण में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। अगला, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो वस्तु के बराबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आकार होता है वह कैसा होता है? तो वस्तु के बराबर होता है, याद कर लीजिएगा। ओके। अब है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा होता है या उल्टा। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा होता है और उल्टा कैसा होता है? पसर्व परिवर्तन होता है। उल्टा नहीं होता है, वो पसर्व परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब पूछ रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा होता है या उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब तो सीधा होता है, लेकिन उसमें पसर्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से कैसा होता है? तो उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से यही पसर्व परिवर्तन यानी उल्टा होता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक होता है या आभासी? तो आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होता है, याद रख लीजिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। क्या समतल दर्पण के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था। तो क्या समतल दर्पण का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। ओके। अगला सवाल है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर बनती है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वह दर्पण की कितनी दूर पे बनती है? तो जितनी दूर पर वस्तु सामने हो, जितना दूर पर वस्तु सामने उतना। अगला, मोमबत्ती वाली क्रियाक्रम में किस वस्तु का उपयोग किया गया। तो आप बुक पढ़िएगा भारती भवन। तो ये भारती भवन के बुक से है, तो आप इस पे ध्यान नहीं दे।
तो ही अच्छा है। ओके, तो चलिए कुछ सवाल जो आपका टाइपिस्ट थे वो बुक से वो चित्रे के अनुसार टाइपिस्ट करिए, मैं उस सवाल को हटा दिया हूँ। आगे देखिएगा, दूरी बदलने पर किसमें परिवर्तन होता है? अगर वस्तु की दूरी बदलेंगे तो प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन होगा। अगर हम दूरी बदलते हैं तो प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन होगा, याद रखिएगा। ओके, अगला है, चम्मच की सतह से बना प्रतिबिंब किस जैसा होता है? यानी कि जो चम्मच के सतह से अगर प्रतिबिंब बनता है तो वह गोलीय दर्पण जैसा होता है। याद रखिएगा, आपके घर में चम्मच होगा, चम्मच से जो बनेगा प्रतिबिंब वो कैसा होगा? तो गोलीय दर्पण जैसा होगा। अच्छा, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? तो जिसका प्रवर्तक सतह खोखले गोले का भाग हो। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? जिसका प्रवर्तक सतह गोल हो, खोखले गोले का भाग हो। अच्छा, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक सतह कैसी होती है? तो वक्र होती है। कैसी होती है? वक्र होती है। ओके, अगला सवाल है, गोलीय दर्पण बनने में किसका उपयोग होता है? तो गोलीय दर्पण बनने में जो उपयोग होता है मेरे साथी, वो कांच के टुकड़े का उपयोग होता है। अच्छा, कांच के टुकड़े को किस प्रकार बनाया जाता है? तो रचित, यानी कि उस पर पेंट करके। जैसे ये कोई भी दर्पण है तो इस पे पेंट करेंगे तभी ना इस पे परावर्तन का नियम फॉलो करेगा, प्रकाश आर पर नहीं होगा, तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। तो रचित करके, यानी कि सिल्वरेट करके उस पे हम पेंट करेंगे। अच्छा, हम पेंट किसका करते हैं? तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का पेंट करते हैं। यानी कि दर्पण के पीछे जो पेंट होता है वो किसका पेंट होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का पेंट किया होता है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। ओके, अब अगला सवाल है कि कांच के टुकड़े को बाहरी सतह से रचित करने से कौन सी दर्पण बनती है? अब देखिए, जैसे ये कांच का टुकड़ा है, अब इसको अगर हम बाहरी सतह से पेंट कर दे, इधर हम पेंट कर दे, तो अब जो बना ये कौन सा दर्पण बना? तो अवतल दर्पण बनेगा। अब कांच के टुकड़े को भीतरी सतह से रचित कर दे, यानी अंदर, ये कांच का टुकड़ा, ठीक है, अब ये कांच का टुकड़ा, इसको अगर हम अंदर पेंट कर दें तो अब कौन सा दर्पण बन गया? तो ये उत्तल दर्पण बन गया। ओके, थोड़ा ये सब जान लीजिएगा कि अवतल दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण किसका भाग होता है? तो खोखले गोले का भाग होता है। अगला है, क्या केवल समतल सतह से ही परिवर्तन होता है? नहीं, केवल समतल सतह से कैसे परिवर्तन होगा? परिवर्तन हर एक उससे परिवर्तन होगा जिसपे पीछे अगर पेंट किया हुआ है तो वो परिवर्तन होगा। जैसे आप कभी ध्यान दे होंगे तो व्हाइट बोर्ड पे आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पे अगर किसी प्रकार से लाइट गई तो उसका परिवर्तन आपको आंख तक आएगा। तो क्या वो उसमें भी तो परिवर्तन हो रहा है? तो क्या वो उसका सतह जो है समतल ही है सिर्फ? नहीं, तो समतल सतह से ही परिवर्तन होता है ऐसा कहना सही बात नहीं है। तो नहीं। ओके, अब है कि किन सतहों से परिवर्तन होता है? तो चिकनी चमगादड़ वक्त सतह से। अच्छा, चमकदार चम्मच में क्या देखा जा सकता है? तो चेहरे का प्रतिबिंब बिल्कुल देखा जा सकता है। आप एक चम्मच ले लीजिए, वैसा नहीं कि चम्मच में पूरा काला काला लगा हो, नहीं, नए चम्मच लीजिए, आप जब उसके सामने आप खड़ा होइएगा तो आपका प्रतिबिंब, चेहरे का प्रतिबिंब दिखेगा, चम्मच में प्रतिबिंब दिखेगा। ओके, अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दिशा कैसी होती है? तो सामने वाली वस्तु के समान, यानी कि सीधी होती है। अभी हम लोग समझे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा और आभासी होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी किसके बराबर होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होगी। पर सर्व परिवर्तन में कौन सी दिशा बदली जाती है? तो दाहिना से बायां यही बदल जाता है। समतल दर्पण में कितनी मुख्य विशेषताएं दी गई है? तो 6 मुख्य विशेषता दी गई है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो आभासी और सीधा, जो मैंने अभी आपको बताया, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी होता है एवं सीधा होता है। ओके, अगला सवाल है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार क्यों समान होता है? क्योंकि वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, इसलिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार समान होता है, क्योंकि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी इक्वल होता है। गोलीय दर्पण की सतह किस प्रकार की होती है? तो वक्र सतह होती है। अवतल और उत्तल दर्पण किस श्रेणी में आते हैं? तो गोलीय दर्पण, मतलब अवतल और उत्तल दर्पण किसका भाग है? तो गोलीय दर्पण। कोई भी पूछेगा गोलीय दर्पण का कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ओके, वक्र सतह से परिवर्तन से क्या प्राप्त होता है? तो प्रतिबिंब होता है। ओके, तो मेरे साथियों, प्रकाश का प्रवर्तन का ये जो आज तीसरा क्लास था मेरे साथियों, वो भी आप सभी का कंप्लीट हो गया। अब इसका
2-3 पार्ट, क्योंकि देखिए प्रकाश का प्रवर्तन जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे आपका बहुत कितना भी बोलूं तो अब तो दुगना प्रश्न आते हैं। तो ये 20 से 30 नंबर आपका एक अकेला चैप्टर कंप्लीट करा देगा, सिर्फ प्रकाश का प्रवर्तन। कोई बोलेगा कि पगला गए हैं क्या? देखिए पहले जो एग्जाम होती थी वो आपका 80 नंबर 20 नंबर तो प्रैक्टिकल, तो 80, तो अब 80 नहीं मेरे साथ, अब दुगना सवाल रहते हैं, 160 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो पहले मान लिया जाए प्रकाश के प्रवर्तन से 10 नंबर, तो अब तो 20 नंबर आएगा। तो टॉप करने के लिए पूरी चैप्टर भी पढ़नी जरूरी नहीं है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़िएगा कोई बात नहीं, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं वो पूरा कॉन्फिडेंटली आपका करेक्ट होना चाहिए, एकदम आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि इस चैप्टर से कोई आदमी कहीं से भी कुछ चीज पूछे आप उसको तुरंत जवाब दे सकते हैं, फिर आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकने वाला, बेस्ट रिजल्ट आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके मेरे साथ